डियर स्टूडेंट्स, आज के हम क्लास में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स। और उसमें बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड है। जितने भी अभी रिसर्च हो एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में, लाइक आप देखें कि जितने भी ये डिजिटल डिवाइसेस हैं और इवन के स्पेस साइंसेस में भी, सेटेलाइट में भी, इस सब में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उसमें आ जाता है डायोड्स, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। और इसके बाद आईसीज़ बेसिकली जो होती है कि देर आर कलेक्शंस ऑफ डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स एंड अदर एलिमेंट्स, जो देर आर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन अ सिंगल आईसी। तो इस कोर्स में हम पहले ये देखेंगे कि जिस तरह अगर हम जो सिंपल कंपोनेंट है डायोड, तो डायोड को समझने के लिए थोड़ा सा हमें पहले उसकी बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी। उसमें पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, और उससे पहले थोड़ा हमें बैंड थ्योरी देखनी पड़ेगी कि वो किस तरह इलेक्ट्रिक कंडक्शन होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में एज़ कम्पेयर टू कंडक्टर्स। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बैंड थ्योरी। उसमें हम बेसिकली इंतहाई बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बैंड थ्योरी को समझने के लिए थोड़ा सा पहले हम एटम को देख लेते हैं। और बोर मॉडल का जिस तरह आप लोग पढ़ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल देयर इज़ अ न्यूक्लियस इनसाइड एटम एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और इसमें हर इलेक्ट्रॉन को अपना एक शेल होता है। जिस तरह ये पहला ऑर्बिट है, इसको शेल 1 कहेंगे, फिर शेल 2, फिर शेल 3। और हर शेल की अपनी एनर्जी होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एनर्जी लेवल, ठीक है। इस तरह के एनर्जी लेवल्स, ये हर शेल की अपनी एनर्जी है। इसकी एनर्जी E1 है, इसकी ये एनर्जी लेवल 2 है, ये एनर्जी लेवल 3 है, इस तरह। तो इसमें जो हम जब कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट शेल होता है वो आउटर मोस्ट शेल होता है। ये आउटर मोस्ट शेल, जिसको वैलेंस शेल का नाम देते हैं। तो चूँकि हम इससे ज़्यादा डील कर रहे हैं तो इसलिए हम जो अंदर वाला पोर्शन है इसका एटम का, जो अंदर वाले शेल्स और न्यूक्लियस मीन के इनर शेल और न्यूक्लियस मीन ये सारा पोर्शन, ये वाले शेल आउटर मोस्ट को छोड़ के बाकी ये पूरा पोर्शन जो है ये वाला, इस पूरे को हम नाम देते हैं कोर का, ठीक है। जिससे निचले फिगर में ये शो किया हुआ है, इस फिगर में ये नज़र आ रहा है कि ये कोर हो गया। जिस तरह ये कार्बन है, कार्बन में 6 एटम्स हैं, तो 6 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये कोर हो गया। और प्लस आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4। तो इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। इनको नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं, क्योंकि यही इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में रोल प्ले करते हैं। इनर शेल्स का रोल नहीं होता, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि कोर के ऊपर, चूँकि हमने 4 एज ए होल, तो ये एटम न्यूट्रल है, तो हमने ये क्या किया कि कोर के ऊपर हमने इसको सेपरेट कर लिया है। तो कोर पे कितना चार्ज हो गया, +4, ठीक है। और ये -4 ये वैलेंस शेल का अलग कर दिया, तो एज ए होल ये न्यूट्रल हो गया। सो कोर +4 चार्ज हो गया और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल मिला के -4 चार्ज हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये तो हमने देख लिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। देन आयोनाइजेशन क्या होती है, ये भी आप पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से निकल जाता है, तो उसमें पीछे पॉजिटिव आयन बन जाएगा जो न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो नेगेटिव आयन हो जाएगा। ये फिनोमेना कहलाता है आयोनाइजेशन। ये भी हमारा इसमें यूज़ होता है। बेसिकली मैटर्स में यही होता है कि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जाते हैं, तो पॉजिटिव आयन्स बन जाते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फिर इलेक्ट्रिक कंडक्शन करता है। उसके बाद क्वांटम मॉडल भी थोड़ा सा आप रिवाइज़ कर लीजिएगा कि जब ये तो बोर मॉडल है ना, इसमें सिंपल हम कहते हैं कि ये फिक्स ऑर्बिट है, जबकि क्वांटम मॉडल के अकॉर्डिंग उसमें वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट भी है कि जिस तरह वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स भी वेव की तरह बिहेव करते हैं। उनके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, और उस वेव से हम जब वो उसकी वेवलेंथ के से रिलेटेड फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाता है कि जो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड और पोजीशन दोनों हम साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम मेजर नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा हमने बेसिक देख लिया एटम का स्ट्रक्चर, और उसमें हमें क्या चाहिए होता है, हमें ये एक कोर हो गया, और जो इम्पोर्टेंट हमारे पास है वैलेंस शेल, तो उसको हमने सेपरेट कर लिया। क्योंकि वैलेंस शेल जो है वो
जो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन में यूज़ होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ होते हैं। तो पहले हम जनरल अगर हम देख लें तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स आर मटेरियल जो कि जिनमें से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होती, ठीक है। इसकी एग्जांपल है रबर, प्लास्टिक, गिलास, माइका एंड क्वार्ट्ज। उसके बाद कंडक्टर्स में ये होता है कि वो ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो क्यों कंडक्ट करते हैं? बिकॉज दे हैव फ्री चार्ज कैरियर्स, ठीक है। उनके पास फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब कोई भी मटेरियल अगर आपके पास, तो अगर वो कंडक्टर है तो उसके कंडक्टर होने के लिए दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तब वो कंडक्टर बनेगा। कंडक्टर मीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। एक थर्मल कंडक्शन भी होती है, वो अलग है। वो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए दो कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। एक तो ये कि उस मटेरियल में फ्री चार्ज कैरियर्स हों, ठीक है। अब फ्री चार्ज कैरियर उसमें इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं, ठीक है। मीन के चल इसको इस तरह कह लेते हैं कि उसके पास चार्ज कैरियर हों अलग, ठीक हो गया। और दूसरा ये कि वो फ्री हों, ठीक है। तो इसमें दो बन जाती हैं रिक्वायरमेंट्स कि एक तो चार्ज कैरियर हो गए, उस मटेरियल में चार्ज कैरियर्स होने चाहिए। अब चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं। और दूसरा ये कि ये जो चार्ज कैरियर्स हैं ये फ्री होने चाहिए, ठीक है। ये चार्ज कैरियर अगर फ्री होंगे तो वो उसमें से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो सके। ये दो कंडीशंस हैं किसी भी मटेरियल के कंडक्टर होने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर आप सोडियम क्लोराइड में कौन सा होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है, उसमें Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। तो अब वो सॉलिड फॉर्म में अगर NaCl देखें तो सॉलिड फॉर्म में उसमें देखें Na पॉजिटिव भी है, Cl नेगेटिव भी है। मीन के पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी हैं, नेगेटिव चार्ज कैरियर भी हैं, दोनों चार्ज कैरियर हैं। ये कंडीशन फुलफिल है ये वाली चार्ज कैरियर की। लेकिन फिर भी सोडियम क्लोराइड NaCl सॉलिड फॉर्म में वो कंडक्टर नहीं होता। इसकी रीज़न ये है कि इसके पास चार्ज कैरियर्स तो हैं लेकिन वो फ्री नहीं है, क्योंकि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव वो अपनी अपनी जगह पर बाउंड हैं। एटम्स है ना, आइंस हैं, वो सॉलिड के अंदर जिस तरह होता है एटम फिक्स होते हैं अपनी जगह पर, तो वो मूव नहीं कर सकते। इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में ये कंडक्टर नहीं होता। लेकिन जब NaCl को मेल्ट कर दें, ठीक है, उसको हीट करें, वो मेल्ट हो जाए, सोडियम क्लोराइड नमक जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, इसको मेल्ट कर दें, तो फिर क्या होगा कि वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव अलग हो जाएंगे। अब ये मूव कर सकते हैं, अब वो फ्री हो गए, ठीक है। फ्री मीन के वो मूव कर सकते हैं। तो अब Na जो है वो NaCl होगा, वो लिक्विड फॉर्म में है, वो कंडक्ट करेगा, ठीक। कि जो सोडियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में है वो कंडक्ट करेगा क्योंकि उसके अंदर चार्ज कैरियर फ्री है, मूव कर सकते हैं। जबकि सॉलिड फॉर्म में वो कंडक्ट नहीं करता, हालांकि चार्ज कैरियर हैं सॉलिड फॉर्म में लेकिन वो मूव नहीं कर सकते। तो कंडक्टर होने के लिए चार्ज कैरियर होने चाहिए और वो फ्री होने चाहिए, दूसरी कंडीशन ये, ठीक है। ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब वो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, ठीक है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, चार्ज कैरियर और फ्री वाली, तो फिर वो कंडक्टर भी हो सकता है, ठीक है, और वो सेमी कंडक्टर भी हो सकता है, ठीक हो गया। मीन कि वो इंसुलेटर की कैटेगरी से निकल जाएगा। अच्छा, अब उसमें चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर जितने ज़्यादा होंगे उतना वो गुड कंडक्टर होगा, ठीक है। कि अगर उसमें पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा चार्ज कैरियर हो जाते हैं, फ्री चार्ज कैरियर ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो गुड कंडक्टर हो जाते हैं, ठीक है। और अगर मीन कि उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। और अगर उसमें फ्री चार्ज कैरियर कम हो जाए तो फिर वो गुड कंडक्टर नहीं होगा। वो जितने कम होते जाएंगे उसकी कंडक्शन कम होती जाएगी। अच्छा, अब कंडक्टर्स की कौन सी एग्जांपल है? मेटल्स जो हम यूज़ देखते हैं, मेटल्स जो हैं वो आयरन है, कॉपर है, ठीक है, मैग्नीशियम है, ये जो है सोडियम है, ये दे आर कंडक्टर्स, ठीक है। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटालिक बॉन्ड थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा कि उसमें मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक कोर में वो पॉजिटिव आइंस होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जो पूरा जिसकी वजह से वो बॉन्ड बनता है, पॉजिटिव आइंस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और ये कंडक्टर्स कंडक्ट करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं सेमी कंडक्टर्स की तरफ। सेमी कंडक्टर मटेरियल्स में जनरली दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं, एक सिंगल एलिमेंट सेमी कंडक्टर्स, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड सेमी कंडक्टर्स।
सिंगल एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स में की एग्जांपल है सिलिकॉन। सिंगल एलिमेंट मीन कि ये एक एलिमेंट होगा जस्ट, जिस तरह सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरॉन एट्सेट्रा। ठीक है, ये अगर देखें तो पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 4 में लाई करते हैं। और कंपाउंड सेमीकंडक्टर में वो होता है कि उसमें ग्रुप 3 और ग्रुप 5 को मिला के, उनके एलिमेंट्स को मिला के ये बनाए जाते हैं। इसमें कंपाउंड होगा बेसिकली, सिंगल एलिमेंट नहीं होगा। जिस तरह गैलियम आर्सेनाइड ये कंपाउंड है, इंडियम फॉस्फाइड, गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड। तो ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। ये खुद बनाए जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। जिस तरह जो हमारे पास LEDs यूज़ होती हैं, लाइट इमिटिंग डायोड डिफरेंट कलर की, वो ये सेमीकंडक्टर कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं। उनमें ये डिफरेंट एलिमेंट्स को मिला के उससे फिर वो बैंड गैप इस तरह बनता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन जब वापस होल में रिकम्बाइन होता है तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो विजिबल में लाई करती है। अब वो बैंड गैप के अकॉर्डिंग फिर वो होता है कि वो रेड कलर हो सकता है या ग्रीन हो सकता है, वो उसकी एनर्जी पर डिपेंड करता है कि बैंड गैप कितना है। अच्छा, ये तो हमारा थोड़ा सा हो गया कि जिसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा मटेरियल यूज़ होते हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ होते हैं। उनमें कुछ ये यहाँ लिखे हुए हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी मटेरियल्स हैं। सो अब अगर हम देखें कि पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो इसमें ये जो ग्रुप 4 है, ग्रुप 4 ये वाला, ग्रुप 4 में जो एलिमेंट लाई कर रहे हैं ये सारे, ये इनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सेमीकंडक्टर्स मटेरियल है। ठीक है, और अगर मेटल्स देखें, ये लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये जो हैं ये सब ये मेटल्स हैं, ये कंडक्टर्स हैं। इस तरीके से क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, ये मेटल्स हैं, इनमें मेटालिक बॉन्ड होगा। और ग्रुप 4 वाले कौन से होते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। जिस तरह मैं अभी देख भी चुके हैं कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये टिन, लेड, कार्बन एट्सेट्रा। ये अब इसमें एक तो ये हो गया ना एलिमेंट सेमीकंडक्टर ये वाले। अब दूसरी ये भी कर सकते हैं कि ये जो जिस तरह इसमें ग्रुप 4 की बजाय ग्रुप 3 का ले, एक एलिमेंट ला के गैलियम ले लें। ठीक है, और ग्रुप 5 का ले लें, आर्सेनिक। ठीक है, ये दोनों 4 को एक पहले और 4 के एक बाद, तो ये बन जाएगा गैलियम आर्सेनाइड। ये जो गैलियम आर्सेनाइड है, जो अभी यहाँ पर इसको डिस्कस भी कर रहे थे, ये गैलियम आर्सेनाइड ये भी क्या करेगा, सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज़ ये शो करते हैं। मीन के 3rd और 5th को मिलाएं तो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे। इस तरीके से आप 2nd और 6th को मिला के उससे भी सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज़ आती हैं, और उनमें फर्दर एलिमेंट्स की डोपिंग भी कर सकते हैं, जिससे बैंड गैप को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, बैंड गैप क्या होता है वो हम आगे भी देखेंगे कि जो कंडक्शन बैंड है हमारे पास और वैलेंस बैंड है, उनके बीच का जो गैप है वो बैंड गैप इसको कहेंगे। तो ये थोड़ा हमने देख लिया कि पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मटेरियल यूज़ होते हैं मोस्टली वो फोर्थ टेबल में है, जिनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आगे है कॉन्सेप्ट एनर्जी बैंड्स का। ये भी इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। एनर्जी बैंड्स को समझने के लिए इससे पहले हम थोड़ा एनर्जी लेवल देख लेते हैं। लाइक जिस तरह पहली स्लाइड पे डिस्कस कर रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉन में एटम में ये न्यूक्लियस है और इसके गिर्द ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे ये नेगेटिव चार्ज होगा, और हमने कहा था कि हर शेल का अपना एक एनर्जी लेवल होता है। इसी को हम डायग्रामेटिकली या ग्राफिकली इस फिगर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो फिगर नज़र आ रही है इसमें ये जो शेल 1 है ये, इसकी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, ये इसकी एनर्जी ये होगी ये वाली। ठीक है, जो लाइन नज़र आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये किसको कॉरस्पॉन्ड कर रही है, शेल 1 की एनर्जी। फिर शेल 2 की एनर्जी वो ये लाइन है। अब इसमें क्योंकि देखिए एक ही एनर्जी लेवल है कि इलेक्ट्रॉन या इसमें लाई करेगा 2 में या 3 में, तो एक ही एनर्जी लेवल है, तो इसलिए ये एक लाइन आएगी सिंपल कि ये एनर्जी स्टेट है, बस इलेक्ट्रॉन इसी पे लाई कर सकता है। अगर इसके ऊपर जाएगा तो ऊपर वाली स्टेट इस पे आएगा, या इससे नीचे जाएगा तो नीचे चला जाएगा, यहाँ इनके बीच में लाई नहीं कर सकता, ये जो गैप है वाइट कलर का। तो फिर शेल 3 के लिए ये आ जाएगी लाइन, फिर शेल 4, 5 सो ऑन 0 इसका मतलब एनर्जी 0 का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और नेगेटिव का मतलब है कि जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन बाउंड्स हैं इनकी एनर्जी नेगेटिव होती है। जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ना, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो एनर्जी होती है या बाउंड एनर्जी होती है कि वो एनर्जीज नेगेटिव होती हैं। कि मीन के नेगेटिव मतलब है कि आपको उनको सेपरेट करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, जिस तरह ये है इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसकी यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, ये शेल 2 है अगर, तो इसकी एनर्जी इतनी होगी माने 0.54, तो इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी।
तो इसको मैं इतनी एनर्जी दूंगा -0.24 इंटू 10⁻18 जूल, तो ये यहाँ से फ्री हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से शेल से। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास सिंगल एटम हो तो उसमें ये एनर्जी स्टेट्स होती हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक हो गया। सिंगल एटम यूजुअली गैसेस फॉर्म में जो एटम एग्जिस्ट करते हैं वो सिंगल एटम होते हैं, उसमें एटम में एनर्जी स्टेट इस तरह आएंगी। डन। अच्छा, अब आगे देखते हैं सॉलिड्स में कि जब यही एटम आपस में मिलकर सॉलिड बनाते हैं तो फिर क्या होगा। जैसे ये सिंगल एटम है तो इसकी ये एनर्जी स्टेट होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी का अगर आपके पास सॉलिड बन जाए कि ये एक एटम है, फिर दूसरा है, तीसरा है, ये आपस में सॉलिड फॉर्म में है, तो इस केस में क्या होगा कि लेट्स से कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम था तो उसमें ये एक एनर्जी लेवल था, ये E1, ठीक हो गया। अब मैं ये कहूँ कि अगर इसको मैं एक फिगर से यहाँ बना लूँ कि अगर ये एक एटम है, ठीक है, इसका आउटर मोस्ट शेल है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये है, तो इसकी ये एनर्जी स्टेट ये आ जाएगी। अब इसके करीब अगर एक और एटम आता है, ये वाला वापस में बॉन्ड सब एक और एटम आता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो इसकी स्टेट में भी आ सकता है। इसका मतलब है कि ये जो दो एटम होंगे तो जो एक एनर्जी स्टेट है उसको अब दो एनर्जी स्टेट अवेलेबल है, दो स्टेट्स में वो स्प्लिट हो जाएगी। मीन कि ये वाली जो एनर्जी स्टेट थी, ये वाली ये एनर्जी स्टेट जो सिंगल एटम के लिए ये थी फर्स्ट ऑर्बिट की, ये दो में स्प्लिट हो जाएगी, मतलब एक ये और एक ये, ठीक होगी। इस तरीके से अगर कोई तीसरा यहाँ पर एटम आ जाता है इस तरह, तो ये स्टेट जो दो की बजाय फिर ये तीन में स्प्लिट हो जाएगी इस तरह, ठीक होगी। फिर एक और एटम आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे एक और एटम आ जाता है, ठीक है, तो ये 4 में स्प्लिट हो जाएगी इस तरह। इट मीन्स कि जो सिंगल एटम के लिए एक एनर्जी स्टेट थी, जितना उसके नेबर में एटम ज़्यादा आते जाते हैं वो एनर्जी स्टेट स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के पास जो पहले एक एनर्जी स्टेट थी, ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जो पहले एक एनर्जी स्टेट थी, अब वो इन चारों में किसी एनर्जी स्टेट में लाई कर सकता है, उसके पास 4 एनर्जी स्टेट अवेलेबल है। अब इस तरीके से जितने सॉलिड में एटम ज़्यादा ऐड होते जाएंगे, जिस तरह ये इस फिगर में नज़र आ रहा है, इस फिगर में देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है ये कि जितने ज़्यादा एटम्स होते जाएंगे उतनी वो स्टेट्स एक स्टेट स्प्लिट होती जाएगी। तो अगर आप 1 मोल लें, 1 मोल में तो वो 10⁻23 एटम्स होते हैं, तो इतनी ज़्यादा ये स्टेट्स क्या होती जाती हैं, ये एक एनर्जी स्टेट्स इतनी ज़्यादा स्टेट्स में स्प्लिट होती जाती हैं कि अब इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ज़्यादा स्टेट अवेलेबल है। ये सिर्फ देखिए मैं एक फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ उसकी एनर्जी स्टेट की बात कर रहा हूँ, जिसके पास एक थी अब इतनी ज़्यादा हो गई है। तो जो एक एनर्जी स्टेट थी ये वाली, जो पहले इनके ये वाली जो एक एनर्जी स्टेट थी, ये अब जब सॉलिड फॉर्म में एटम आएंगे इस तरह, तो ये वाली स्टेट, ये एनर्जी स्टेट इतनी ज़्यादा एनर्जी स्टेट में ये स्प्लिट हो गई है। ये जो आपको ये फिगर में नजर आ रहा है लाइन्स, ये सारी ये इतनी ज़्यादा स्टेट्स में स्प्लिट हो गई है, ठीक हो गई। ये फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं हम, ये वाला फर्स्ट सेल है ये वाला, ठीक है। अब हम सेकंड को देखें, सेकंड के लिए ये वाली स्टेट थी वो भी स्प्लिट हो जाएगी, उसके लिए ये सारी स्टेट आ जाएंगी, ये वाली, ये सेकंड स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। जो फर्स्ट थी उसके लिए ये सारी स्टेट्स हैं, ये वाली, फिर थर्ड है तो उसके लिए ये सारी आ गई, क्लियर। तो सॉलिड में क्या होता है कि एक एनर्जी स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेट्स में स्प्लिट हो जाती है, और ये इतनी ज़्यादा स्टेट्स होती हैं कि इनको हम अलग, क्योंकि ज़रा अगर लाइंस बहुत ज़्यादा हो जाए, इस तरह ये लाइंस बहुत ज़्यादा हो जाएँ इस तरह, तो यहाँ फिगर में तो चलो समझाने के लिए कम बनाएंगे, वैसे बहुत ज़्यादा होती है। जब बहुत ज़्यादा दूसरे के पास आ जाएँ तो इसको अलग अलग लाइन बनाने के बजाय हम इसको एक कॉन्टीन्यूस बैंड की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर इधर शो किया गया इस फिगर में, ये एक कॉन्टीन्यूस बैंड बन गया, क्लियर। क्योंकि इसमें एनर्जी स्टेट ये आपस में इतनी क्लोज हैं कि इसको हम पूरी को एक कॉन्टीन्यूस बैंड कह लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस बैंड में कहीं पे भी लाई कर सकता है, इधर 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 कहीं पे भी लाई कर सकता है, जिस तरह यहाँ पर था ना, इस लाइन पे कहीं पे भी आ सकता है इस तरह। तो मीन कि जब हम सिंगल एटम से सॉलिड में जाते हैं, तो सिंगल एटम की अगर ये एक स्टेट है ये वाली, तो ये सॉलिड में जाके ये पूरा क्या बन जाएगा, एक एनर्जी बैंड बन जाएगा। मीन कि इस बैंड में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी लाई कर सकते हैं। इस तरीके से इस स्टेट से करस्पॉन्डिंग ये बैंड बन जाएगा, फिर इस जो तीसरी वाली थी इसके करस्पॉन्डिंग ये बैंड बन जाएगा। तो सॉलिड में एनर्जी लेवल्स की बजाय फिर वो एनर्जी बैंड्स बन जाते हैं, और बैंड्स का मतलब यह है कि इस पूरे बैंड में किसी बैंड में इलेक्ट्रॉन कहीं भी लाई कर सकता है, इस बैंड में कहीं लाई कर सकता है, इसमें कहीं लाई कर सकता है, इसमें कहीं लाई कर सकता है। लेकिन ये जो बीच वाला गैप है, इस गैप में इलेक्ट्रॉन लाई नहीं कर सकता। ये जो वाइट वाला गैप है इसमें इलेक्ट्रॉन लाई नहीं कर सकता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहाँ पर था कि इलेक्ट्रॉन इस सिंगल एटम के केस में यहाँ लाई कर सकता है या यहाँ लाई कर सकता है, ये दो पॉसिबिलिटीज़ थी ना, बीच में लाई नहीं कर सकता। इस तरीके से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन या इस बैंड में लाई कर सकता है या इसमें लाई कर सकता है, बीच में लाई नहीं कर सकता। तो इन जो बीच का गैप है इसको क्या नाम देते हैं, फॉरबिडन गैप,
ठीक है, ये एक फॉरबिडन गैप है, ये वाला सारा फॉरबिडन गैप है। और मीन के इसमें इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन मीन कि इसमें लाइन इलेक्ट्रॉन अलाउ नहीं है, वो इसमें लाई नहीं कर सकते। इनके इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर इसके पास इतनी एनर्जी होगी तो वो जंप करके यहाँ से जा जाएगा, ठीक है, अदरवाइज़ वो इधर ही रहेगा। ठीक हो गया। तो ये एनर्जी बैंड्स का कॉन्सेप्ट है जो कि ये समझना ज़रूरी है ताकि आप इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को इसको समझे बगैर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को नहीं समझ सकते। तो इसी को हम एक और फिगर से देख लेते हैं। लाइक ये सिंगल एटम था, अगर सिंगल एटम के लिए ये देखिए ये 1s स्टेट थी, फिर ये 2s और ये 2p स्टेट थी। ठीक हो गया। ये क्या थी, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स थे या स्टेट्स थी। ठीक है, अब जब यही सॉलिड बनेगा, वो सारे एटम मिलकर सॉलिड बनेंगे, तो ये वाली जो स्टेट है 1s उससे ये बैंड आ जाएगा, फिर 2s ये और ये 3s ये, तो ये एनर्जी बैंड्स आ जाएंगे। ये बीच वाला क्या आ जाएगा, फॉरबिडन गैप। तो जो हमारा इम्पोर्टेंट है ना हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो हमें ये इनर वाले बैंड्स से हमें इतना ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें सिर्फ जो है वो वैलेंस बैंड की ज़रूरत होती है। वी नीड जस्ट वैलेंस बैंड इसमें। तो अच्छा, वैलेंस बैंड कौन सा है कि जो आउटर मोस्ट जो एनर्जी लेवल्स मिलके बनाते हैं बैंड, वो वैलेंस बैंड कहलाते हैं। तो अब अगर वैलेंस बैंड का मतलब है कि वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन होंगे जो वैलेंस शेल में है। अब अगर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए तो वो जंप करके उसके ऊपर वाले बैंड में चले जाते हैं, जिसको क्या नाम देते हैं, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड इसलिए कहते हैं कि इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मीन के वैसे वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। कंडक्शन बैंड इसलिए कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं ना, उनकी भी एनर्जी स्टेट्स होती हैं, उनका भी एक एनर्जी बैंड होता है जिसमें वो लाई करते हैं। जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कंडक्शन बैंड में जाएगा, इधर वो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ज़्यादा होते जाएंगे उतना वो मटेरियल गुड कंडक्टर होगा, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये मूव कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे। तो इंसुलेटर्स के केस में ये होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इसके बीच में ये जो गैप है जिसका बैंड गैप, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। तो कंडक्शन बैंड क्या होता है, ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है, इसलिए इंसुलेटर में से करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि इसमें कंडक्शन बैंड एम्प्टी है। ठीक होगा। अच्छा, अब सेमीकंडक्टर मटेरियल में ये होता है कि ये बैंड गैप कम होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का डिफरेंस ये कम होता है। तो इसमें जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे उनको यूजुअली ये होता है कि रूम टेम्परेचर पे ही इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। जब वो जंप करके कंडक्शन बैंड में रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होंगे, यहाँ मतलब इससे कब थोड़े इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होगा, फिर ये कंडक्ट करेगा रूम टेम्परेचर पे। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं कंडक्शन बैंड में, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी कम होती है। दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स। उसके बाद मेटल्स या कंडक्टर्स में ये होता है कि उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके बीच का जो गैप है ये नहीं होता, ये होता है नहीं सिरे से, ये ओवरलैप कर रहे होते हैं दोनों। ठीक है, अगर आप देखें तो ये यहाँ तक जो है वो ये यहाँ तक वैलेंस बैंड है, ये वाला। ठीक है, और जो ये वाला ये कंडक्शन बैंड है। अब देखिए तो ये रीजन है बीच वाला जो नज़र आ रहा है, ये ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं अरेज कर दूँ ताकि आपको वापस ओरिजिनल फिगर पे देख लेते हैं कि ये जो रेड से कलर में जो रीजन है ये ओवरलैपिंग रीजन है। इसका मतलब है कि अब इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस से कंडक्शन में इजीली जा सकते हैं, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे हैं ना, इसके बीच में ये वाला गैप है ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसमें वैलेंस बैंड क्या होता है, फुल होता है, और सॉरी कंडक्शन बैंड फुल होता है। इसलिए कंडक्टर्स जो हैं वो गुड उनमें से जब ज़्यादा करंट फ्लो करता है उनकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी बहुत कम होती है। तो ये पूरी बैंड थ्योरी है। इस बैंड थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंसुलेटर में करंट क्यों नहीं फ्लो करता, सेमीकंडक्टर में क्यों कम करंट फ्लो करता है, और कंडक्टर्स में क्यों ज़्यादा फ्लो करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और ये पॉइंट ये भी है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल को जब आप हीट करते हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ने से उनकी एनर्जी बढ़ती है जब, तो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को हीट करने से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तो वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन सॉरी ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे जहाँ, ये इलेक्ट्रॉन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे
एक लिमिट तक। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऊपर जाएंगे और इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि कंडक्शन बैंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और इनकी रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी। इसलिए सेमीकंडक्टर मटेरियल को हीट करने से उनकी रेजिस्टेंस या उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि उसमें कंडक्शन बैंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते जाते हैं, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि फ्री चार्ज कैरियर ज़्यादा हैं, और जितने फ्री चार्ज कैरियर, क्योंकि कंडक्शन बैंड में होते ही फ्री चार्ज कैरियर है, तो जितने फ्री चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, उतना ये गुड कंडक्टर होगा। जबकि इनको कंडक्टर को हीट करने से उसकी रेजिस्टेंस इतनी नहीं बढ़ती, क्योंकि कंडक्टर को आप हीट करेंगे तो वो तो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड फुल होता है। हीट करने से कंडक्शन बैंड में और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे, इसलिए इनकी जो रेजिस्टेंस वो इंक्रीज़ नहीं होती। जबकि इनमें क्या होता है कि जब हीट करेंगे तो इसमें एटम्स की वाइब्रेशन इंक्रीज़ होगी, और वो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो रोकेंगे, इसलिए कंडक्टर्स की जो है वो हीट करने से इनकी रेजिस्टेंस कम होती है। अच्छा, सेमीकंडक्टर में भी हीट करने से एटम्स वाइब्रेट करेंगे, वो भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को रोकेंगे, लेकिन उसका इफेक्ट कम होता है एज़ कम्पेयर टू कि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में बढ़ रहे हैं उनका इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसलिए ये दोनों का कंपटीशन हो गया ना, कि हीट करने से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, और एटम्स की वाइब्रेशन भी हो रही है, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो लेकिन इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है कि ओवरऑल जो है वो कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक हो गया, ये थोड़ा बैंड थ्योरी का था। इसमें हमने देखा कि एनर्जी लेवल क्या होते हैं, फिर सिंगल एटम एनर्जी लेवल होते हैं, जब सॉलिड फॉर्म में वो बनता है तो वो ये हमारे पास बन जाते हैं एनर्जी बैंड्स बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं वो भी हमने देख लिया कि एटम जब बॉन्ड बनाते हैं तो उनके आपस में क्वांटम मैकेनिकल इंटरेक्शंस की वजह से वो एनर्जी स्टेट स्प्लिट होती जाती हैं। तो अब हम कंपेयर करते हैं ये सेमीकंडक्टर और कंडक्टर एटम को, कि जिस तरह सिलिकॉन है ये सेमीकंडक्टर है, तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जो हमारे पास सिंगल एलिमेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल है उनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4 में लाई करते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, और कोर पे कितना चार्ज होगा, +4। अच्छा, उसके कंपेरेटिवली अगर आ जाए मेटल है, जिस तरह कॉपर है, कॉपर में 29 प्रोटॉन्स हैं, तो इसके 29 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 28 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो जाते हैं, और ये इसमें आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जो मेटल्स हैं ना उनके आउटर मोस्ट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब है कि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ईजिली ये क्या करेंगे, ये लूज़ कर देंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए इसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होना चाहिए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगी तो ये सेल कंप्लीट हो जाएगा पीछे आउटर मोस्ट, और ये लूज़ करेंगी तो कोई और एटम वो इस इलेक्ट्रॉन को वो किसी को वो ले लेगा। और मेटालिक बॉन्ड में ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब लूज़ हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हर कॉपर का एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, पीछे ये कोर जो है वो पॉजिटिव आयन बनता जाएगा, वो सारे पॉजिटिव आयन, और बीच में जो होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे वो उनके बीच में आ जाएंगे। जिस तरह ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बीच में, और ये पॉजिटिव आयन कॉपर के हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव आयन, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है ये सारा, ये इन पॉजिटिव आयन को आपस में बाउंड रखता है। अच्छा, थोड़ा सिलिकॉन और जर्मेनियम को कंपेयर कर लेंगे, दोनों सेमीकंडक्टर हैं। सिलिकॉन एटम के भी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके टोटल जो है वो 14 प्रोटॉन्स हैं, इसलिए ये, और दूसरा जर्मेनियम है, इसमें 32 प्रोटॉन्स हैं, इसके आउटर मोस्ट में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और इसमें साइज़ का डिफरेंट आ गया, सिलिकॉन का एटम छोटा होता है और जर्मेनियम का एटम बड़ा होता है। मोस्टली जितने भी अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं उनमें बेस जो है वो सिलिकॉन यूज़ होता है, और जर्मेनियम भी यूज़ होता है, लेकिन जर्मेनियम का डिसएडवांटेज है कि ये टेम्परेचर सेंसिटिव बहुत है, तो टेम्परेचर के साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं, तो इसलिए ज़्यादा जो है वो सिलिकॉन यूज़ होता है। जो चिप्स वगैरह होती हैं, सिलिकॉन की चिप्स होती हैं, उनमें फिर डोपिंग करके ट्रांजिस्टर और डायोड्स वगैरह बनाए जाते हैं। अच्छा, जिन एलिमेंट के ना के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हो, डेफिनेटली वो ज़रा इनको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जिन में तो जिस तरह 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने देखा था कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो जिस एटम के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनकी पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 7 में लाई करेगा, उसकी टेंडेंसी नहीं होगी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करे और वो स्टेबल हो जाए, उसके आउटर मोस्ट में 8 आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैटर जो कॉपर या मेटल्स हैं, दे टेंड्स टू लूज़ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। और इसके अलावा कोई और एलिमेंट ले लें जिसके ऊपर उसमें 7 या 6 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्व करेंगे, ठीक है। जबकि अगर हम सेमीकंडक्टर को देखें तो इनके आउटर मोस्ट में 4 हैं, मीन कि ना ये टोटल 8 होने चाहिए ना ये बहुत कम है ना ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ना ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं ना ये गेन कर सकते हैं। इसलिए ये जब बॉन्ड बनाते हैं तो ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते, मेटालिक बॉन्ड भी नहीं बनाते, बल्कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड मीन कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं होता, कोई आयन नहीं बनता, सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ठीक है। कि वो दो आपस में मिल के एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स में शेयर हो रहा होता है, तो वो दोनों में काउंट होता है। जिस तरह अगर ये देखें कोवलेंट बॉन्ड में, ये देखें कि इसके ये आउटर मोस्ट में ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये 4, ठीक होगी। मीन के 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके हैं। अब ये क्या करेगा कि ये अपने 4 और एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उसका ये अपने साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर देखिए सिलिकॉन में देख लें, सिलिकॉन में देखिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये एक इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इनकी आपस में एक बॉन्डिंग हो जाएगी। मीन कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें भी, इस सिलिकॉन के एटम में भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों में वो क्या होगा, शेयर हो रहा होगा। फिर इस तरीके से इधर शेयर हो रहा होगा, इधर और इधर। तो एक सिलिकॉन का एटम उसको 4 सिलिकॉन को 4 एटम चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम के साथ वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेगा। इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, ये कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो इस तरह ये फिगर में नज़र आ रहा है कि ये सिलिकॉन, फिर इसके नेबर में 4 हो गए और इस तरह सवान, ये आगे बॉन्डिंग होती रहती है। तो इन मटीरियल्स को हम क्या नाम देते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटीरियल। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटीरियल मीन कि ये प्योर होते हैं, इनमें कोई और इम्प्योरिटी नहीं होती, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं और जो इसके बाद एक्सट्रिंसिक है उनकी कंडक्टिविटी इनसे ज़्यादा होती है। अच्छा, अब सेमीकंडक्टर मटीरियल में करंट किस तरह फ्लो करता है कि वो उसको हम देख लें कि जिस तरह अभी हमने बैंड देखा था कि ये फर्स्ट बैंड हो गया शेल 1, फिर सेकंड बैंड शेल 2 से रिलेटेड, फिर बैलेंस बैंड, इसमें थर्ड जो है वो बैलेंस बैंड आ जाता है। और इसमें देखिए शेल 1 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, शेल 2 में 8 और 2 10 और ये 4 14। तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये सिलिकॉन होगा, क्योंकि ये सिलिकॉन का यहाँ डायग्राम शूट किया हुआ है। तो इसके ये 14 यहाँ तक कंप्लीट है बैलेंस शेल तक, ठीक है। तो अगर आप 0 केल्विन पे देखें, 0 केल्विन पे कोई हीट एनर्जी नहीं होती, तो इसका कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, जो डेफिनेटली जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे जब हम आएंगे, तो उसमें फिर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो फिर ये कंडक्ट करेगा। मतलब 0 केल्विन पे ये कंडक्ट नहीं करेगा, और रूम टेम्परेचर पे आके इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कंडक्शन बैंड में, तो ये कंडक्ट करेगा। अच्छा, इस तरीके से जब हीट टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ये इसमें कंडक्शन बढ़ती जाती है। ये क्यों आता है, हमें देख चुके हैं कि इसमें ये बैंड गैप कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली जो है वो यहाँ से जंप करके बैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। अच्छा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। मेटल्स में आप जो कंडक्शन होती है ना, वो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। मेटल्स के केस में सिर्फ बस फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कंडक्ट करते हैं। जबकि सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होती है और होल करंट भी होती है, इनके दोनों वो रोल प्ले करते हैं। हम इसी फिगर पे वापस आते हैं कि जिस तरह हमने देखा था कि ये वैलेंस बैंड में ये जो इलेक्ट्रॉन था ये जंप करके इधर चला गया था, ठीक है। कंडक्शन बैंड में ये एक और इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ कंडक्शन बैंड में चला गया, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगी। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जाएगा तो पीछे एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी यहाँ पर। इस तरह इस फिगर में देखिए, ये पहले न्यूट्रल था, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा यानी फ्री हो गया ना, तो इस पर नेट एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये वो पॉजिटिव चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, होल से। होल मीन के इट इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरीके से एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता है, यहाँ से निकल जाता है, तो इस पर एक और होल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, किसी और एटम की मैं बात करूँगी, किसी और कोई और शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और होल्स भी हैं, ठीक है। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वो फिर इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव करते हैं, होल दूसरी तरफ मूव करते हैं। तो अब बेसिकली ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन और होल इनकी मूवमेंट होती रहती है। जिस तरह यहाँ पर ये होल है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो अगर ये जंप करके इधर चला जाएगा, ये फिल हो जाएगा और होल इधर क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन और होल ये रिकम्बाइन होते रहते हैं, ठीक है। इसको हम इस फिगर से देख लेते हैं
कि जिस तरह यहाँ पर ये होल था, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ठीक है, ये फ्री हो गया। अब इसको और करने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ आ सकता है, ठीक है, तो होल इधर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। फिर इसको फिल करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये होल फिल हो जाएगा, होल यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से होल्स और ये रिकम्बाइन होते रहते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, जिस तरह यहाँ पर ये होल है तो इसको फिल करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो ये क्या होगा, रिकम्बाइनेशन होगी, इलेक्ट्रॉन होल इधर रिकम्बाइनेशन होगी, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया था वो इधर होल क्रिएट होगा, ठीक है। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन राइट को मूव कर रहे हैं तो होल जो है वो लेफ़्ट को मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको मैं इस फिगर से भी देख लेते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके लेट्स सपोज इधर आ जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ जाता है, तो ये तो फिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव हुआ, राइट, और इधर होल क्रिएट हो जाएगा। तो आप देखें कि पहले होल किधर था, इधर था ना, ये वाला होल था, अब यहाँ क्रिएट हो गया। इसका मतलब ऐसे लग रहा है जैसे होल इधर शिफ्ट हो गया इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन राइट को शिफ्ट हुआ, होल लेफ़्ट को शिफ्ट हुआ। इस तरीके से ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये जब रैंडम इनकी ये मूवमेंट होती रहती है, इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन होते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन ज़रा वो होल नीचे होता है वैलेंस बैंड में, होल यहाँ पर होता है वैलेंस बैंड में और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, जब ये रिकम्बाइन होंगे वापस नीचे तो उससे एनर्जी क्या होगी, वो रिलीज़ होगी। यानी कि जब एनर्जी देंगे तो ये ऊपर जाएगा कंडक्शन बैंड में, जब ये वापस आएगा तो वो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो हीट के फॉर्म में भी होती है, और अगर वो एलईडी वगैरह हमने इस तरह बनाए गए हैं कि ये जो बैंड गैप है ये विजिबल में लाइट करे, तो फिर वो एनर्जी जो है वो विजिबल लाइट की फॉर्म में हमें नज़र आती है जब ये इलेक्ट्रॉन वापस रिकम्बाइन होता है होल के साथ। तो ठीक होगा, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन इधर से ऊपर जाएगा तो हम एनर्जी देंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वापस रिकम्बाइन होगा तो उस केस में वो एनर्जी रिलीज़ होगी। वो यूजुअली डायोड में वो हीट की फॉर्म में होती है कि जब आप डायोड में से करंट फ्लो कर रहा होता है ना, जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन हो रिकम्बाइन हो रहे होते हैं, तो उससे वो हीटअप हो जाता है। अच्छा, अब मैटर्स में जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि वो कंडक्शन होती है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, जबकि सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन करंट एंड होल करंट दोनों की वजह से होती है। इसको भी मैं हम जिस तरह देखें बैटरी के साथ, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूँ, इधर बैटरी को पॉजिटिव लगाऊँ, इधर नेगेटिव लगाऊँ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे इस तरफ और होल्स के होंगे वो इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ये जिस तरह भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको हम फर्दर इस फिगर में भी देख लेते हैं। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है तो लेट्स सपोज कि ये अब फ्री इलेक्ट्रॉन लीव्स होल इन वैलेंस शेल, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से जंप करके अगर इधर आता है, ठीक है, ये फेल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन राइट को मूव हुआ, ये फेल हो गया और होल इधर क्रिएट हो गया। अब इस होल को फिट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आता है, ये होल फेल हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा और ये इधर होल क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन राइट को मूव कर रहे हैं, होल जो क्या है वो लेफ़्ट को मूव करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक करंट राइट साइड पे है और होल करंट किधर है, लेफ़्ट साइड पे है। तो सेमी कंडक्टर में दोनों करंट्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट भी एंड होल करंट भी। सो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे एन टाइप एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। थैंक यू वेरी मच।